हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। आज उसे दूसरी बार देखा। चेहरे से किताब न हटाता तो शायद पहचान भी न पाती। पहली बार तकरीबन 1 साल पहले स्कूल बस का इंतजार करते समय अपने स्टॉप पर देखा था। उसे किसी इंजीनियरिंग कोचिंग का बस्ता टांगे चला जा रहा था। कैसा अजीब सा विकृत चेहरा लगा था उसका। 1 साल हो गया लेकिन अब भी याद है। बहुत काला नहीं, लेकिन सामने की श्रेणी में भी नहीं था। पूरा चेहरा मुहासों से भरा था। इसके बाद भी नजर केवल उसकी नाक पर अटक गई थी, जिस पर बीचों बीच एक चोट का निशान था, मानो किसी ने धारदार हथियार से ऊपर और नीचे का हिस्सा अलग करने की कोशिश की हो, लेकिन हथियार तिरछा चल जाने के कारण नाक केवल थोड़ी टेढ़ी होकर रह गई हो। अब मुहासे तो नहीं थे, लेकिन त्वचा दूर से ही अजीब सी खुरदरी लग रही थी, जैसे जीवन में कभी क्रीम तक न लगाई हो उसने, और छोटे मुहासे कील बनकर चेहरे पर ही रह गए हों। इस हाल में उसकी आंखों पर किसी का ध्यान जा ही नहीं सकता। आज चेहरे पर किताब के कारण केवल आंखें ही दिखी तो पता चला कितनी काली गहरी आंखें थी उसकी, ऊपर से कितनी घनी और बड़ी पलकें, किसी को भी अपने सम्मोहन पास में बांध लेगी जैसे। खैर, सच कहूँ तो बहुत तरस आ रहा था उस पर। कहीं न कहीं उसकी स्थिति से मैं भी गुजरी हूँ। शायद इसलिए उसके पास जाकर बात नहीं कर सकती थी। लड़कों से बात करने की हिम्मत नहीं मेरे पास। शायद घर और स्कूल का माहौल ही ऐसा रहा। 8वीं के बाद से ही गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई हुई थी मेरी। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जिस दिन से दीदी ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की, बस बदले में मेरी जिंदगी जैसे जंजीरों में जकड़ दी गई। जब मैं 8वीं में थी तभी दीदी के अफेयर के बारे में पता चला था घर पर। तब वो बीए द्वितीय वर्ष में थी। घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। दीदी पर बहुत दबाव बनाया गया। पापा ने तो महीनों तक उनसे बात भी नहीं की, लेकिन दीदी टस से मस नहीं हुई। मानस भैया, मेरा मतलब जीजू, कई बार घर आते थे मम्मी पापा को समझाने। पापा कई बार उन्हें बेइज्जत भी कर देते, लेकिन उन्होंने कभी मैं पलट के उल्टा जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार अकेले में पापा को मम्मी से कहते सुना था, काश वो हमारे कर दूं शादी। उससे बुरा व्यवहार करके मन बहुत दुखी होता है। शादी कर दी वहाँ तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा समाज में। जवाब मम्मी ने रोते हुए दिया था। रश्मि ने मेरा भरोसा तोड़ दिया जी। तब तो मुझे कास्ट मतलब समझ नहीं आता था। दीदी बहुत सुंदर थी। उस पर 5 फुट 7 इंच की लंबाई में बिल्कुल मॉडल लगती थी। पढ़ाई में वो जितनी औसत थी, उतना ही बाकी कामों में महारत हासिल थी उन्हें। सबसे अच्छे संबंध बना के रखती थी। सबकी मुश्किल भी आसानी से सुलझा देती थी। वो और मैं पढ़ने में और स्कूल की प्रतियोगिताओं में तो अव्वल थी, लेकिन ना ही मुझे पहनने ओढ़ने का शऊर था, ना ही घर के काम काज में कोई इंटरेस्ट। ऊपर से मैं दिखने में साधारण ही थी। बस उसी कारण हर समय लोग दीदी और मेरी तुलना करते रहते। पहले समझ नहीं आता था, लेकिन जब समझ आने लगा तो चुप के रो लेती। मेरा हुलिया देखकर कई बार बात पर भी संदेह होने लगता था। मुझे जब ये पता चलता तो बहुत बुरा लगता, लेकिन लोगों के हिसाब से जब मैं घर के काम में ही गुड़ गोबर थी, तो स्कूल में क्या ही झंडे गाड़ सकती थी। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास भी कम होने लगा था। जो रितिका मैं स्कूल में थी, उसके ठीक विपरीत घर पर होने लगी थी। रही सही कसर दीदी की शादी से पूरी हो गई। अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल से निकाल कर मेरा दाखिला पास के ही गर्ल्स स्कूल में 9वीं में करा दिया गया, वो भी हिंदी मीडियम। कितना रोई थी मैं, कितना गिड़गिड़ाई थी। भैया को तो कुछ नहीं कहा किसी ने, वो भी तो इलाहाबाद से इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन कमीने रिश्तेदारों के भड़काने पर मेरे पापा ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उसके पहले कभी उन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी मुझसे। दीदी को भी क्या दोष देती मैं। वो और मानस जीजू तो कितने अच्छे थे। बस इसी कारण किस्मत मानकर मैंने सब स्वीकार कर लिया था और घिस घिस कर जिंदगी खत्म करने लगी। पुरानी बातें सोचते सोचते आंखें भीग गई। वो भी पता नहीं कब का जा चुका था। मैं भी अपनी क्लास का पता करने चल दी। मेरी इकलौती दोस्त गरिमा भी नहीं थी साथ। अब उसने भी इंजीनियरिंग कोचिंग ज्वाइन
कर ली थी। 2-3 लड़कियां देखी भी स्कूल की, लेकिन किसी ने मुझे भाव नहीं दिया। देती भी क्यों, मैं किसी से कभी बात ही कहाँ करती थी। मुझे तो वहाँ कॉन्वेंट से आई हुई घमंडी का तगमा मिला हुआ था। स्कूल में जो पक्की गवर्नर लगती थी, आज वही सारी रंग बिरंगी तितलियां बनी उड़ रही थी। लड़कों को देखते ही सब पागल हुई जा रही थी। मैं भी मुंह टेढ़ा करके आगे बढ़ गई। क्लास में पहुंची तो आधे से ज्यादा बच्चे पहुंच मच्छी बाजार का मजा ले रहे थे। मुझे देखकर कई लड़कों की सरसरी निगाह उठी और ये तो बिल्कुल नहीं वाले भाव से अपने कामों में लग गई। मैं भी कौन सा यहाँ लड़के पटाने आई थी। अपने लिए सीट देखने लगी तो सबसे पीछे कोने पर नजर चली गई। वो ही बैठा था, अकेला और उदास सा। मुझे हैरानी हुई उसे देख के। बीच की रो में कोने की एक कुर्सी पर मैं भी बैठ गई। पहला पीरियड फिजिक्स का था, मेरे फेवरेट विषय। थोड़ी देर में मेरे स्कूल की 2 तितलियां भी हंसती खिलखिलाती पहुंच गईं और मुझे छोड़कर सारी नजरें उन पर जम गई। लड़के आहें भरने लगे थे। मेरा मुंह फिर टेढ़ा हो गया। फिर मन में उसी की प्रतिक्रिया जानने की इच्छा हुई तो फटाफट से पलट के उसकी तरफ देखा तो वो तो खिड़की से बाहर देखता हुआ अपनी ही दुनिया में गुम था। मैं भी अपने मोबाइल में लग गई। हाय रितिका, उन दोनों ने जिंदगी में पहली बार मुझसे इतने प्यार से बात की थी। पक्का कोई काम था। हाय, मैं मुस्कुराई और दोनों अपनी औकात पर आ गई। यार तू प्लीज कहीं और बैठ जाएगी, हम दोनों साथ बैठ जाएंगे। जूही नाम की तितली बोली, वहाँ है ना 2 सीट। मैंने ठीक बीचों बीच भी सीट दिखाई। 2 लोग बैठ सकते हो। मैंने भी कुटिल मुस्कान बिखेरी। वहाँ बैठकर लड़कों से थोड़ा दूर हो जाती ना दोनों। आगे बैठे लड़के मुझे देख के सड़ा सा मुंह बनाने लगे। मैं अकेली कितनों के अरमानों पर पानी फेर रही थी। यार प्लीज, तू तो अकेली है। वैसे भी तुझे किताब के अलावा देखना ही कहाँ है। मुझे तो खिड़की से हवा नहीं मिली तो जान निकल जाएगी। दूसरी तितली जया बोली, मन तो हुआ कि मुंह नोच लूं बंदरिया का। मुझे खुद सफोकेशन होती है यार। सॉरी, बता और कहाँ बैठूं। मैं भी आज हार मानने के मूड में नहीं थी। वो पीछे वहां बैठा, जा वो लड़का अकेला ही तो बैठा है खिड़की के पास। जूही बोली तो जया ने अपनी हंसी रोककर उसे कोहनी मारी तो मेरी नजर में आ गया। उस अजीब सी शक्ल वाले के पास तू ही बैठ। मैंने ये कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर अपना पिछला फिर याद आ गया। हाँ सही कहा तूने, वहां बैठकर पढ़ाई तो होगी कम से कम। मैंने अपने शब्द बदले और उस लड़के के पास जाकर बैठने लगी। लेकिन वो लड़का था लड़का, उससे बात कैसे करती। मैं उसके आगे वाली सीट पर बैठकर खुद को कोसने लगी। यहाँ तो ना पंखे की हवा ही ठीक से पहुंच रही थी, ना ही खिड़की की। बुरी फंसी मैं। जब लगा सांस नहीं आएगी, अब तो मजबूरन पीछे पलटी, पर उसे जैसे मैं दिखी नहीं। क्या कह के बुलाऊं समझ नहीं आया। बड़ा था मुझसे ये तो पता था। इतने पास से उसकी नाक पर ही ध्यान जा रहा था। बस इतने में उसने देख ही लिया मेरी तरफ। वो भैया भैया इतना कहना था कि उसने नफरत से मुझे घूरा। पता नहीं मैंने क्या गलती की। वो मैं पीछे बैठ जाऊं, यहाँ गर्मी है। मेरे चेहरे पर घुटन साफ दिख रही थी। तुझ पे लाइन नहीं मार रहा जो भैया भैया कर रही है। बाप रे, ये तो जहर उगल रहा था। बैठ जा। वो थोड़ा और खिसका। पहले ही खिड़की से चिपकली जैसे चिपका था, अब पता नहीं खिसक के बाहर ही लटक जाएगा। जैसे 8वीं के बाद पहली बार किसी लड़के से बात की थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे क्लास में हर जगह पापा की आंखें घूम रही और कह रहे हैं कि लड़के से दूर रहना, वरना मेरा पूरा शरीर काम किया है। एक तो फिजिक्स के सर अब तक नहीं आए थे, मतलब हद होती है। 15 मिनट ऊपर हो गया था। मैं चुपचाप उससे दूरी बना के बैठ गई और एस.सी. वर्मा फिजिक्स के प्रश्न बनाने लगी। वो भी बैठा कुछ तो कर रहा था। बिना सिर हिलाए मैंने पुतलियां बाईं तरफ करके देखा तो गणित के सवाल बना रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ। उसकी चलती कलम रुक गई तो मैंने पुतलियों को उसके चेहरे की तरफ घुमा दिया। वह ठीक मेरी तरह मुझे घूर रहा था। दोनों की ही चोरी पकड़ी गई थी और दोनों की ही खास पड़ी। दबी हुई खांसी की आवाज आई तो मैंने आगे देखा। लगभग पूरी क्लास हम दोनों के मजे ले रहे थे। मेरा आधा खून जल गया। क्यों बैठी मैं इसके साथ। सारे क्लास वाले इससे नाम ना जोड़ दे मेरा। एक तो दिखता कैसा है। नहीं नहीं, किसी को दिखने को लेकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे मन ने मुझे समझाया। आखिर मैंने भी तो अपने लिए कितना कुछ सुना है, सहा है। ये तो बेचारा कितना सहता होगा। आज सुबह ही तो सब इसे सुपर्णखा कहकर चिढ़ा रहे थे। कैसे आंखें डबडबा गई थी बेचारे की। लगता है पढ़ने में भी अच्छा नहीं था।
तभी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ, वरना ऐसे टुच्चे कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए क्यों आता भला। ये जोशी आएगा नहीं, मेरा टाइम खा गया सारा। वो गुस्से में खुद से ही बोला। कौन जोशी? मेरे सोचने के पहले ही मुंह से शब्द फूट पड़े और वो मुझे घूर कर सामने देखने लगा। मेरे प्राण ही अटक गए और मैं सारा ध्यान अपने सवालों पर देने लगी। कोई टीचर तो नहीं आया, लेकिन सीनियर लड़के जरूर पधार गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे देखकर ही खुसुर-पुसुर कर रहे थे सारे। लेकिन मुझे जैसी को कौन देखेगा सोचकर वापस अपने सवाल करने लगी। अपने बारे में बताकर वो सबका इंट्रो लेने लगी। मेरा नंबर आया तो मैं थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, माय नेम इज रितिका पांडे। इसके आगे क्या बताना था पता नहीं था, तो चुप हो गई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, बहुत घबराहट हो रही थी। जैसे घर पर पापा को पता चल जाएगा कि मैं लड़कों से बात कर रही थी और मेरी पढ़ाई भी रोक ली जाएगी। रितिका पांडे, तुम ही हो यूपी टॉप बोर्ड टॉपर इस बार की। पता नहीं सीनियर्स को कैसे पता था। नहीं, सेकंड रैंक थी। मैं ऐसे बोली जैसे डाका डालते पकड़ी गई तो खुद को बचाने के लिए दलीलें दे रही हूँ। बगल से वो मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे कोई सेलिब्रिटी दिख गया। तुम इस कॉलेज में क्यों आ गई? दुनिया के सारे अच्छे कॉलेज धरती में समा गए थे क्या? एक हंसते हुए बोला और पूरी क्लास ठहाके लगाने लगी। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं किस पाप की सजा के लिए इस कॉलेज में धकेली गई थी। टॉप करने के बाद भी मुझे कहीं अच्छी जगह ना जाने देने का निर्णय घर से ही हो चुका था, क्योंकि यह कॉलेज पास था। पता नहीं सारी मनहूस चीजें मेरे ही घर के पास क्यों थी। बीएससी थर्ड ईयर तक मेरी शादी का प्लान भी था। मुझे बस अपराधी की तरह सारी सजा भुगतनी थी। मन खराब हो गया। बहुत कोई जवाब दिए बिना ही बैठ गई। मैं कोई भी ज़रूरत या दिक्कत होने पर उनसे मदद लेने की बात कहकर सीनियर्स चले गए। तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है क्या? पहली बार उसने खुद से मुझसे पूछा। मैंने गर्दन उसकी तरफ घुमा दी, लेकिन वो सामने देख रहा था। फिर किस से बोला। मैं आगे पीछे देखने लगी। तुझसे ही पूछ रहा हूँ, वो सामने देखते हुए ही बोला। शायद किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था। अब मैं क्या बताती, घर में तो मेरी 12वीं में आते ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इस कॉलेज में भी कितने दिन की मेहमान हूँ पता नहीं। आज कोई अपनी ही जात का लड़का मिला और कल मैं विदा हो जाऊंगी इस जेल से निकल कर नई जेल के लिए। पता नहीं सोचते हुए मेरा चेहरा उदास हो गया। मैंने प्रपोज तो नहीं किया जो ऐसा थोबड़ा सड़ा लिया। ये कितनी बदतमीजी से बात करता था यार। थोड़ा सुंदर होता तो क्या करता। मेरा खून जल गया। भैया आप ऐसे क्यों बात करते हैं? बोला मैंने गुस्से में ही था, लेकिन जुबान गिड़गिड़ा के रह गई। तेरी ही क्लास में हूँ मैं, भैया बोलकर खुद को कितना छोटा दिखाना चाहती है। मेरी शकल अच्छी नहीं तो मेरी गलती है क्या? साले सब भैया भैया कह के खिल्ली उड़ाने लगते हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाया, मतलब यार ये तो हद फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। हर बात का अपनी शक्ल से ही जोड़ दे रहा था। अब क्या बताती कि 1 साल पहले देखा था, उम्र में बड़ा है मुझसे। वो पूछ लेता कि ऐसे कैसे याद रहा तो क्या बताती। उसकी शक्ल के कारण फिर वो कुछ सुना देता तो कहीं मेरी ही शक्ल के लिए मेरी बेइज्जती कर दे तो सो अलग। यही सब सोचकर मेरा खुला मुंह केवल सॉरी कह के चुप हो गया। जो पूछा उसका जो तो जवाब अब तक दिया नहीं। तैयारी कर रही है क्या? वो फिर बोला। नहीं, मैंने संक्षिप्त जवाब दिया। ऐसा लगा था जैसे किसी ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कितना मन था इंजीनियरिंग का एग्जाम देने का। केमिस्ट्री छोड़कर बाकी विषयों में अव्वल ही थी। मनहूस केमिस्ट्री के कारण ही दूसरी रैंक आई थी मेरी, लेकिन उसमें भी अच्छी होकर क्या कर लेती सिवाय शादी के। हाँ, तो ये सोच HC क्यों सॉल्व कर रही है? ये कितना खोद खोद के सवाल कर रहा था। उफ, मेरी जिंदगी में जो चाहे पढ़ूं। फिजिक्स पसंद है मुझे, जैसे तुम्हें मैथ्स। मैंने भी गुस्से में आप से तुम तक का सफर तय कर ही लिया। बाकी क्लास तो जैसे आज ही अपने जोड़े बना लेने को बेताब थी। क्लास का टाइम भी ओवर होने को था। इसके बाद किताबें भी इशू करानी थी। खरीद सकती थी, लेकिन जब मिल ही जा रही थी तो पिताजी पर क्यों बोझ लादूं। मुझसे लॉज ऑफ मोशन और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हेल्प कर सकती है, बदले में केमिस्ट्री में टॉप करवा दूंगा। उसने सीधे डील ही कर दी और मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी? ऊपर से पापा को भनक भी लग गई तो बिना शादी के ही घर। मुझे पढ़ाना नहीं आता। मैं हकला के बोली। मैं पढ़ाने को बोला क्या? वो फिर अकड़ा। कॉलेज में टाइम ही
कब मिलेगा। मैंने भी नया पैंतरा चला। सच कहूँ तो साफ साफ मना करना आता ही नहीं था और डर से दिमाग काम नहीं कर रहा था। देख, फिजिक्स के बाद लगभग 1 घंटे के बाद होती है केमिस्ट्री की क्लास। उसके बाद मैथ्स के लिए भी 1 घंटा रुकना होगा। तो मैं फिजिक्स के बाद तुझे केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और तू उसके बाद तू फिजिक्स में मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो कोई बांध भी नहीं बनाएंगे, उसने कहा। पापा डांटेंगे। मैंने यूं जल्दी घबराहट से ये भी समझ नहीं आया कि उसे मेरी कमजोर केमिस्ट्री के बारे में कैसे पता। वो कुछ देर मुझे हैरानी से देखता रहा। क्लास का टाइम खत्म हो गया था तो सारे नए जोड़े क्लास से निकलने लगे। तेरे पापा भी यहीं पढ़ाते हैं क्या? वो मेरे मजाक बनाकर खड़ा हो गया। चल, बुक्स इशू करानी है ना हम, कह के मैं भी आगे चल दी। मैं उसके पीछे ही चल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि पापा देख रहे हैं। सोचा पढ़ाई ही छोड़ दूं, वैसे भी कौन सा नौकरी करने लायक ही हूँ, चूल्हा चौकी ही करनी है। इसके बाद भी ये रितिका पांडे है ना, ये यहाँ पढ़ने आई है। कुछ लोगों की आवाज़ कानों में पड़ी। मतलब मैं कहीं भी पढ़ूँ, तुम्हें क्या? जाकर मेरे घर पर कहो ना, पापा से हूँ। मैंने भी मन मन में बड़बड़ करते आगे बढ़ गई। उसने मेरा ID कार्ड लेकर बुक इश्यू करवा दी। मुझे भीड़ में भी नहीं जाना पड़ा। मैं एक तरफ बैठी सबको देख रही थी। कितने खुश थे सब, कैसे चहक रहे थे। इकलौती मैं ही थी जिसके चेहरे और 12 बजे थे। मैं पता नहीं कभी खुश रह ही नहीं पाई। अब तो यही मेरा स्वभाव हो चुका है, सड़ू सा। वो भी अपने स्वार्थ में ही सही मेरी मुश्किल आसान कर गया। ले पकड़। उसने किताब मेरे हाथ में पटक दी। तब मैं नींद से जागी। सुपरखा, तू टॉपर के साथ क्या कर रहा है? पता नहीं कौन बोला, मुझे कैसे जानता था। ये घबराहट से धड़कनें तेज हो गई, लेकिन मैं अनसुना करके किताबें देखने लगी और उसके चेहरे की नसें तन गई। पता नहीं क्या सोचकर वो जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो किताबें उठाए उसके पीछे चली गई। तू मेरे पीछे क्या कर आ रही है? लाइब्रेरी के अंदर वो धीमी आवाज से घूर के बोला। मेरे पास कोई जवाब नहीं था तो मुड़ के वापस जाने लगी। अब आई है तो पास बनवा ले। बात तो ऐसे करता था जैसे कॉलेज का डीन हूँ। खैर, पास बनवाने में ही अगली क्लास का समय हो चला। मेरे साथ मत जाना वरना तुझे चिढ़ाएंगे, सब बोलकर वो आगे चला गया। केमिस्ट्री की मैडम आई, लेकिन कुछ खास नहीं पढ़ाया। बस सबके बारे में पूछकर अगले दिन से पढ़ाने की बात कहकर चली गई। सारे बच्चे क्लास से निकलकर अपने ग्रुप और जोड़े में इधर उधर चले गए। वो आया ही नहीं था क्लास में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अकेले कहाँ जाऊं, तो क्लास से निकलकर एक तरफ पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर चारों तरफ देखने लगी। कुछ देर मोबाइल निकाला, देखा तो पापा की कॉल थी। जान हलक को आ गई। मैंने जल्दी से उन्हें फोन मिला दिया। हेलो, कहाँ थी रीति? पापा की आवाज में गुस्सा नहीं, चिंता घुली थी। क्लास मिल गई ना? पढ़ाई हुई कि नहीं? जिस कॉलेज में भेजा था ये अपनी उच्च कोटि की पढ़ाई के लिए ही तो मशहूर है। हो जी, क्लास में थी, पढ़ाई हुई। मैं भी अपने पापा मम्मी से इतनी ही बात करती थी जितना बहुत जरूरी हो। अब किसी से बात करने, अपनी तकलीफ, अपने सपने बताने की इच्छा मर्ज हो गई थी मेरी। सुनवाई होनी भी कहाँ थी? मैथ्स की क्लास है अब, कहकर मैंने फोन काट दिया और सबकी नजरों का नजरअंदाज करते मैथ डिपार्टमेंट खोजने लगी। हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।